लेकिन इसमें तो उसी नेट से वो करना है। तो क्लास तो यहाँ से ले हो जाएगी ना। हाँ, कैमरा वहाँ से लगेगा। कैमरा जरा भी आवाज सही नहीं है, नीचे करना पड़ेगा। थोड़ी आवाज उसको सिर्फ ऑन करके साइड पे रखिए। जी ऑनलाइन में आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर हैं? डन। इस ऑन किया हुआ है ना? ठीक। कैमरा ठीक ना, मेरे पास भी कैमरा फारिग हुआ आ रहा है। जी कैमरा ठीक नहीं है, कैमरा दूसरे नेट से कनेक्ट हुआ हुआ है, अपनी डिवाइस को मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है, आप नजर नहीं आ रहे, आप क्या करें? ये निकलते हुए जादू कर देते हैं कोई। नेट क्या होता है? चल रही थी, आईटी वालों को कहेंगे कि इस टाइम पे क्या होता है। टाइम चेंज कर देते जी कैमरा आ रहा है? अभी कैमरा नहीं आ रहा, वाह नहीं, एक ही बचा है। जी आवाज, कैमरा, स्क्रीन तीनों चीजें के बारे में बता दीजिए। नो, जो सब चलता है।
पासवर्ड क्या था? तंग आके डिवाइस का भी वो कर रहा था कि शायद डिवाइस का मसला है। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजों के बारे में जरा फीडबैक दे दीजिएगा। आवाज, स्क्रीन और कैमरा। कैमरा नहीं है सर क्लियर कैमरा नहीं है, कैमरा नहीं आ रहा। आवाज हो गई पर कैमरा का बंद दोबारा हमने खुद किया, अब ऑन किया आया। जी अभी कैमरा के बारे में फीडबैक दीजिएगा। कैमरा क्लियर है? मुसलसल 3-4 दिन से बड़ा शदीद इशू चल रहा है। टूटी बच्ची हम कुछ ना कुछ क्लास कर रहे हैं, लेकिन आज बहुत ज्यादा इशू आ रहा है।
जी जनाब, ऑनलाइन वाले हजरात आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजों के ऊपर फीडबैक दे दीजिएगा। ठीक है, आज हमें एक चौथा इंटरनेट दिया गया है, शायद उसके बाद मसले हल हो जाए। हाँ नहीं वो ठीक है जी, अब अगर आता है तो इशू फिर आपको बताते हैं जी। चलें ठीक है। ठीक है, एक स्टूडेंट ने कहा सर कोई दुआ पढ़ ले शायद चल जाए। वो स्टैंड बाय पर रख लेते हैं, मतलब जरूरत पड़ने पर हम इस पे शिफ्ट कर दें। ठीक है जी, तो मेहमान जो है वो कुछ दिन तक तो मुरवत से काम लेते हैं, लेकिन अब जो है वो बहुत ज्यादा मसला हो गया था, तो इन्होंने हमें आज एक खुफिया इंटरनेट से कनेक्ट किया है। शायद ये खुफिया इंटरनेट सही चले, शायद ये वही इंटरनेट हो जो कि बुजुर्गों के पास भी होता हो, तो शायद हमें भी ठीक है जी। ऑल क्लियर, शुरू करते हैं। हाँ ये स्टैंड बाय। जी जनाब, फाइनली काफी टाइम गुजारने के बाद भी हमारे पास टाइम बच जाता है। वक्त में जो है ना ये बरकत इसी क्लास में आके ऐड होती है, वरना तो एक सवाल शुरू हो, सवाल खत्म होता है, लेक्चर खत्म हो जाता है। न्यूमेरिकल में कई दफा सवाल खत्म नहीं होता, लेक्चर खत्म हो जाता है। इधर जो मर्जी कर लें, जैसे मर्जी कर लें, मसले आ जाते हैं, आईटी के मसले पड़ जाते हैं, फलाना होता है, आवाज चली गई, नहीं खुदा के लिए ऐसा मत कहें। ये इकराम भाई ने पहले भी ऐसे कहा था, सबको आवाज आ रही थी। ओके है सर, आ रही है। ये एक इकराम भाई हैं, ये रॉन्ग नंबर है, ये जो है ना इनको अक्सर आवाज नहीं आती। ठीक है जी, हाँ क्लास का माइक, क्लास वालों को भी तो आवाज आए सही से। जी, तो कल हम लोगों ने एक राज से पर्दा उठाया कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। वो जो आपके जहन में मनी लॉन्ड्रिंग थी, पैसे लेके गायब हो जाना, वो पैसों को जो है वो दूसरे मुल्क भेज देना, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी। हाँ, हमने कहा था क्राइम से आए हुए पैसे को डील करना, क्राइम से आए हुए एसेट को डील करना, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। और क्राइम को भी हमने कहा था कि क्राइम वो जो एक लिस्ट ऑफ क्राइम्स है उसमें से सबसे पहले हमने पढ़ा था मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। तो मनी लॉन्ड्रिंग चार में से किसी एक चीज को कहते हैं, जब एक बंदा एक्वायर करे, कन्वर्ट करे, ट्रांसफर करे, फलाना करे ऐसी चीज जो कि प्रोसीड ऑफ क्राइम हो। फिर हमने कहा था कि अगर एक बंदा ओरिजिनल नेचर उसकी छुपा ले, उसका पर्पस छुपा ले, उसका सोर्स छुपा ले, बताए ना कि ये पैसे कहां से आए हैं, और उसके पास कोई जस्टिफिकेशन भी ना हो ऐसे पैसे की जो कि असल में आया क्राइम से। तीसरा हमने कहा था वो बंदा जो किसी दूसरे के बिहाफ पे ऐसी कोई चीज रखता है अपने पास, ये जानते हुए कि वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है। और चौथा हमने कहा था जो भी सपोर्ट करेगा, पार्टिसिपेट करेगा इस प्रोसेस में, किसी भी किस्म का साथ देगा जिसको भी, तो ये सब के सब कहलाएंगे कि ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ये बात की थी। फिर प्रोसीड ऑफ क्राइम के ऊपर मैंने एक ट्यूटर नोट दिया था, किताब ने नहीं बताया हुआ, मतलब आईकेप की किताब ने नहीं बताया। प्रोसीड ऑफ क्राइम था प्रेडिकेट ऑफेंस या फॉरेन सीरियस ऑफेंस में से कोई एक। प्रेडिकेट ऑफेंस का क्या मतलब है, इस एक्ट के एंड पे एक स्केड्यूल दिया हुआ है, स्केड्यूल 1, उसमें कोई 200 प्लस इश्यूज दिए हुए हैं, अलग अलग लॉस के रेफरेंस दिए हैं, फलाना लॉ का फलाना सेक्शन, फलाना लॉ का फलाना सेक्शन, फलाना लॉ का फलाना सेक्शन, और उन सबको डिफाइन कर दिया कि दीज आर द ऑफेंसेस, इनसे अगर कोई एसेट आया होगा तो वो कहलाएगा मनी लॉन्ड्रिंग वाला। तो जब भी वो जुर्म किया जाए जो कि प्रेडिकेट ऑफेंस की लिस्ट में है, स्केड्यूल 1 की लिस्ट में है, तो हम कहेंगे कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, उससे आने वाला पैसा।
अगर मुल्क से बाहर उनमें से कुछ जुर्म किया जाए, भाई पाकिस्तान में तो दफा 302 लग रही है, दफा 420 लग रही है, दफा फलाना लग रही है, दूसरे मुल्क में तो वो सेक्शन नहीं है। तो हम कहते हैं अगर दूसरे मुल्क में वैसा ही ऑफेंस किया जाए जैसा पाकिस्तान में स्केड्यूल्स में था, तो हम उसको भी मनी लॉन्ड्रिंग कहेंगे। तो पाकिस्तानी बंदा बाहर जाके कोई वो जुर्म करे जो पाकिस्तान में जुर्म डिफाइंड है, या पाकिस्तान में जुर्म करे वो वाला जो कि एक लिस्ट में डिफाइंड है, उन जराइम से आने वाला पैसा जिसने रखा, जिसने डील किया, जिसको भी पता था, जिसने सपोर्ट किया, हर वो शख्स जिसको पता था या पता होना चाहिए था, वो सब के सब हम कहेंगे कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। पता था, पता होना चाहिए था, ये कैसे साबित होगा? कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस के मुताबिक। जो कानूनी शहादत का जो रूल्स हैं, जो गवर्नमेंट अपने कोर्ट्स में फॉलो करती है, वो फॉलो होंगे। हमने बैठ के पेपर में नहीं सोचना कि इस बंदे पे दफा सादिर हो रही है या नहीं हो रही। फिर हमने एक और बात की थी कि अगर वो जुर्म जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग को हम कह रहे हैं, वो जुर्म पे अभी तक भले सजा ना सुनाई गई हो, लेकिन अगर हमारी मनी लॉन्ड्रिंग वाले ऑफिसर्स ये तय कर लें कि हाँ भाई इस बंदे ने किडनैपिंग करके पैसा तवान में लिया था और अब इस पैसे से इसने गाड़ी खरीद ली और ये गाड़ी के साथ ऐसा कर रहा है, तो हम ये कहेंगे ये गाड़ी मनी लॉन्ड्रिंग से आई है। तो अगर वो किडनैपिंग का केस अभी तक अदालत में किसी साबित नहीं हुआ, जबकि इन ऑफिसर्स ने अपने यहाँ साबित कर दिया है, तो हमारे लिए ये बहुत है। हम अदालत के फैसले का इंतजार नहीं करेंगे। अगर उसका इंतजार किया फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो मनी लॉन्ड्रिंग की अदालत भी जरा थोड़ा सा हायर लेवल पे होती है, इनके ऑफिसर्स अलग होते हैं। इसमें गवर्नमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ होता है, इसमें एक नेशनल काउंसिल होती है, हमारे सिलेबस में नहीं है। गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स की एक काउंसिल होती है, वो मौजूद होती है। उनके नीचे एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जो उसको देख रहा होता है। फिर एक इदारा है FMU, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। ये स्टेट बैंक को के लेवल पे काम कर रहा होता है और ये मनी लॉन्ड्रिंग के सारे इंस्टांसेस को देख रहा होता है, लेकिन ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। बताने का मकसद है कि गवर्नमेंट इस पे इतनी सीरियस है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट बने हुए हैं जो कि स्टेट बैंक लेवल की पावर के डिपार्टमेंट्स हैं या गवर्नमेंट लेवल के हैं, अभी आते हैं। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का हमने पहले ऑफेंस पे बात की। फिर इसके बाद हम आगे गए और हमने कहा कि इस पे पनिशमेंट क्या होगी। पनिशमेंट क्या होगी कि अगर एक इंसान है उस पे मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो जाती है मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन के तहत, तो उसको 25 मिलियन तक का फाइन हो सकता है। कम से कम 1 साल की कैद बामुशक्कत होगी, जो कि 10 साल तक जा सकती है। और ऐसे में फिर हमने कहा जी, जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, जो शेयर्स इन्वॉल्व है, जो पैसा इन्वॉल्व है, जो भी चीज इन्वॉल्व है, वो जब्त कर ली जाएगी। अगर कंपनी इन्वॉल्व है कोई, अगर एक कंपनी है और साबित हो गया कि कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो पहले तो कंपनी को 100 मिलियन फाइन होगा बहैसियत कंपनी। फिर मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफिसर्स के पास ये राइट आ जाएगा कि उस कंपनी की किसी भी ऑफिसर की जांच पड़ताल करना चाहें कर सकते हैं, बंदा इनकार नहीं करेगा उन्हें। और फिर जिस बंदे पे साबित हो जाए कि वो मुजरिम है, तो उसको इंडिविजुअली वो सारी सजाएं होंगी जो ऊपर वाली लिस्ट में हमने पढ़ी हैं। तो कंपनी को बहैसियत कंपनी 100 मिलियन जुर्माना होगा और कंपनी के ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स और वो सारे लोग जो कि मुलव्विस पाए जाएंगे, उनको चेक करने का हमारे पास इख्तियार आ गया कानूनन। अगर एक कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो वी हैव द राइट कि हम उसके किसी भी एम्प्लॉय से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन करें और उधर जुर्म साबित हो जाए, तो वो बंदे को वही फाइन पेनल्टीज होंगे जो ऊपर हमने 25 मिलियन और 1 से 10 साल की कैद का जिक्र किया है। ये हम लोगों ने डिस्कशन की। अब इसमें हमने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और फिर हम लोगों ने एक छोटी सी डेफिनेशन देखी थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन, जिस डेफिनेशन में मोटी मोटी बातें आपको मैंने बताने की कोशिश की थी, लेकिन स्टिल इसको हमने क्रैम करना है। दे डोंट एक्सपेक्ट कि इनमें से एक एक लफ्ज के बारे में, फॉर एग्जांपल फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग एक पूरी डायमेंशन है। फ्यूचर्स क्या होते हैं, किस तरह से बिकते हैं, ये 1 महीने के होते हैं, 3 महीने के होते हैं, स्पॉट क्या होती है, आगे का शेयर क्या होता है, ये सारी चीज हमने नहीं समझनी। हमने सिर्फ डेफिनेशन के अंदर देखा कि वो वाला इंस्टीट्यूशन जो ट्रेड करता है कमोडिटी फ्यूचर्स में या फलाना फ्यूचर्स में, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो टेक्निकली जो सामने दी गई डेफिनेशन है, इसको समझना नहीं, क्रैम करना है। बट स्टिल मैंने बीच में कुछ वर्ड एक्सप्लेन किए थे, और जब इन्होंने ट्रेडिंग इन की बात की तो यहाँ पे फिर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। बैंक वाले जिस भी तरह की मुख्तलिफ चीजों में डील करते हैं, उनका सामने जिक्र था। तो फिर मैंने आपसे कहा था कि अब यहाँ से ऑनवर्ड अब आपने क्रैम कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिसको समझने का फायदा भी कोई नहीं है, जिसको समझने में आधा आधा घंटा लग जाएगा, और उसके बाद आप कहेंगे सर समझ आ गई, अब क्या करना है? मैंने कहना ये लाइन रट लेनी है। तो आप कहेंगे सर फिर पहले ही हमें सहूलत दे देते। तो ये चीजें हम लोगों ने कल तक के लेक्चर में देखने की कोशिश की थी। यहाँ पे कल हमने ये पूरा यूनिट खत्म नहीं किया था मनी लॉन्ड्रिंग का, हमने इसका थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दिया था ताकि सनद रहे और बाद में बार बार काम आए। सवाल क्या है फिजिकल हाजरीन के? सबसे पहले ये भाई कुछ पूछना चाह रहे थे।
एड्रेस हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने सही टाइम पे आपको ब्रेक लगवा दी थी जी। जी, क्रिप्टो करेंसी अगर पाकिस्तान के किसी कानून में मना हो और वो कानून शेड्यूल 1 में दिया हुआ हो तो फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग में आएगी। देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हर चीज मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। मेरे पैसे रखे हुए बैंक में, मनी लॉन्ड्रिंग थोड़ी है। हम डिफाइन कर रहे हैं बैंक किसे कहते हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और बैंक जैसे इदारे कौन से होते हैं उनकी हमने एक डेफिनेशन देखी। यानी अगर कहीं पे भी जिक्र आए कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ख्याल करना है मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स का, तो कौन लोगों ने ख्याल करना है वो उन्होंने लिस्ट दे दी कि सारे लोग जो इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं वो हमारी नजर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो इसका ये मतलब नहीं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हर एक्टिविटी में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग उसे कहेंगे जब किसी जुर्म से आए हुई पैसे या एसेट में डील किया जाएगा जी। मनी लॉन्ड्रिंग जी, पनिशमेंट में तीनों कंडीशन, ये 3 पॉइंट्स हैं और दूसरे और तीसरे के दरमियान एंड लिखा हुआ है। होता ये कि जब एक लंबी लिस्ट दी हुई होती है ना, अगर तो 2 बातें हो तो लिखा होता है दिस एंड दिस या दिस और दिस। अगर 4-5 लाइनें लिखी हुई हो तो कई दफा क्या होता है सेकंड लास्ट लाइन की एंड पे एक दफा लिख देते हैं एंड या और, तो उससे पता लग जाता है उन सब में एंड है या और है। तो इधर सेकंड लाइन के एंड पे लिखा हुआ है एंड, तो इसका मतलब पनिशमेंट भी है, 25 मिलियन का फाइन भी है और प्रॉपर्टी भी जब्त होगी जी। शेड्यूल 1 जो है, ठीक है जी। पाकिस्तान में फर्ज करें ड्रग्स बेचना जुर्म है, पाकिस्तान में जुआ खेलना जुर्म है, और फर्ज करें वो स्केड्यूल 1 में लिखा हुआ, क्योंकि अभी हमें नहीं पता स्केड्यूल 1 में क्या चीजें लिखी हुई हैं। अगर वो स्केड्यूल 1 में लिखा है, पाकिस्तानी बंदे को तो पता है पाकिस्तान में जुआ मना है, पाकिस्तानी बंदे को तो पता है कि पाकिस्तान में ड्रग्स वगैरह मना है। इसका मतलब है ये पाकिस्तानी बंदा जानता है कि हम पाकिस्तान में किसको ऑफेंस कहते हैं। ये बंदा बाहर दुनिया में जाता है और दुनिया में बड़े फखर से वो वाले जुर्म करता है जो पाकिस्तान में जुर्म है और वहां जुर्म नहीं है, तो हम उसे फॉरेन सीरियस ऑफेंस कहेंगे। बाहर के बंदे बाहर रहते हुए जो मर्जी करें, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारा पाकिस्तानी बंदा जो कि पाकिस्तान के कवानीन जिसके ऊपर लागू होते हैं, वो अगर मुल्क से बाहर कोई ऐसे सोर्स से पैसे कमाए जो पाकिस्तान में जुर्म कहलाता है, तो अब हम उसको फॉरेन सीरियस ऑफेंस कहेंगे, जुर्म नहीं कहेंगे। हम कहेंगे बाहर जाके एक संगीन सी हरकत की है उसने, वो हरकत जो पाकिस्तान में। अब उसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी वो हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि अगर उसने बाहर जाके जुए से पैसे लिए और पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान आके बड़े फखर से बैंक में जमा करा दिए, तो हम कहेंगे ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, अगर हमने जुआ उस लिस्ट में डिफाइन किया हुआ तो जी। किसी कंपनी को फाइन होता है, उसके अलावा उसके किसी पार्टनर या किसी डायरेक्टर को फाइन होता है, ठीक है, तो क्या कंपनी उस डायरेक्टर या पार्टनर को कंपनसेट करेगी? जी, सवाल ये है कि अगर एक कंपनी के डायरेक्टर को फाइन होता है तो क्या कंपनी उसे कंपनसेट करेगी? इसका रूल कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है, सेक्शन 181, हमारे सिलेबस में नहीं है। कंपनी बिल्कुल कंपनसेट नहीं करेगी। अगर साबित हो जाए कि वो बंदा मुजरिम है तो फिर कंपनी उसको कोई कंपनसेट नहीं करेगी, क्योंकि उसने जुर्म किया है। अब अगर वो कहें कि कंपनी को बचाने के लिए जुर्म किया है, तो आपको याद होगा वेजरिंग में जो कनेक्टेड लोग थे वो भी गलत थे, और ऐसे में एक बंदे ने दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि कत्ल करके आओ और पैसे नहीं दिए थे बाद में, तो हमने कहा था क्योंकि जो उसका ऑब्जेक्ट ही गलत है तो वो पूरा मामला ही गलत हो गया। तो अगर एक बंदे ने कंपनी वालों के प्रेशर में कोई जुर्म किया और बाद में कहे जी अब कंपनी मुझे कंपनसेट करे, और कंपनी ना कंपनसेट करे, तो वो अदालत नहीं जा सकता। तो कंपनी भी अगर कंपनसेट करेगी तो वो जुर्म है, क्योंकि एक जुर्म करवाना भी जुर्म है और जुर्म करने वाले को सपोर्ट करना भी जुर्म है जी। वहां से एक भाई का सवाल, जी इस वक्त हम पाकिस्तानी बंदों की बात कर रहे थे। अगर नॉन रेजिडेंट बाहर से पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तानियों ने उसको सारा पैसा हलाल करने की एक ऑप्शन दी हुई है, 1% टैक्स देके, 1%। वो ये कहते हैं, असल में बात ये है कि 2 बातें हैं। एक तरफ ये कि हम कह रहे हैं कि गलत सोर्सेज से कमाया हुआ पैसा नहीं आना चाहिए पाकिस्तान में, अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान में आए, बहुत अच्छी बात है। जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो फिर सोचते हैं कि कौन सी नीड ज्यादा बड़ी है, तो ज्यादा बड़ी नीड ये है कि बाहर का पैसा पाकिस्तान आ जाए। ये ऐसे ही है जैसे एमनेस्टी स्कीम आती है कि हम गलत लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे पास पैसे भी नहीं है मुल्क चलाने के लिए, तो फिर हम कहते हैं अच्छा चलो गलत लोग थोड़े से सही हो जाओ, हमें पैसे दे दो, तो वो फिर पैसे देते हैं, अपनी ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। अब हमें पता था पैसे लोग रख के बैठे हुए इधर उधर, तो वजीर आजम साहब ने कहा मसले कोई नहीं, प्रॉपर्टी में जो लगाएगा किसी से नहीं पूछा जाएगा कि कहां से आया,
लोगों ने धड़ाधड़ लगा दिया। जब आप आवाम की बारी आई लगाने की तो वो FBR के टैक्स रेट्स चेंज करवा दिए, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो मामला है। तो कभी कभी हम खुद फैसिलिटेट करते हैं एक मुजरिम को, इसलिए नहीं कि उसने जुर्म किया और हम जुर्म करने वाले के साथ हैं, इसलिए कि उसके पास जो नोटू है ना वो हमारी जरूरत है। तो उसमें मलिक रियाज से पैसे लेके अगर हमें डैम में डलवाने पड़ जाए तो हम ऐसा करते हैं जी। जी, अगर प्रॉपर्टी फॉरफीट होगी और वो जॉइंट प्रॉपर्टी हो तो उतना पोर्शन जितना इंटरेस्ट उस बंदे का है जिसने किया है वो फॉरफीट होगा, सारा नहीं जी। फिजिकल हाजरीन, जी जी। देखें, कंपनी में 3 पॉइंट नहीं है, कंपनी में पॉइंट एक ही है, 100 मिलियन। कंपनी के अंदर जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर अगले 2 पॉइंट्स का जिक्र किया है कि अगर एक कंपनी जुर्म करती है मनी लॉन्ड्रिंग तो फिर कंपनी के सारे ऑफिसर्स ओपन है, हम किसी के ऊपर भी मुकदमा चला सकते हैं देखने के लिए कि क्या वो इन्वॉल्व था या नहीं था। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो मुलव्विस पाया गया उसको फाइन पेनल्टीज होंगे। कौन से वाले? मैंने एरो उठा के वो ऊपर की तरफ फेंका था, ऊपर वाले सारे। तो इसका मतलब है कि फाइन है 4, 25 मिलियन का फाइन इंडिविजुअल को, कैद इंडिविजुअल को, फॉर फीचर इंडिविजुअल को। अगर कंपनी इन्वॉल्व है तो कंपनी को 100 मिलियन का फाइन, और कंपनी का वो इंडिविजुअल जिसने ये सारा कुछ किया है वो ऊपर वाली, तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी का फॉर फीचर भी ऊपर वाले पॉइंट्स में कवर हो जाता है। तो यूं समझें कि इन केस ऑफ कंपनी एक एडिशनल पेनल्टी आ जाएगी कि कंपनी नामी इंसान को भी 100 मिलियन का फाइन हो जाएगा जी। बिल्कुल भी नहीं समझ आई। ये आप उस दिन बता रहे हैं जिस दिन इतनी सनसनियां पहले ही हमारी हो चुकी हुई हैं, सनसनीखेजी। अब आपने कब बताना है? ठीक है, आप कह रहे हैं कि मजा नहीं आया टेस्ट की डिस्कशन का। उस तरह से नहीं, स्क्रीन के साथ समझ आना चाहिए था। चलें, अब असल में आज ऑलरेडी जितना शोर शराबा हो चुका है, देखते हैं कल कुछ टाइम निकलता है तो। सैटरडे वाले दिन असल में पहले ही इतनी खिचड़ी पक चुकी हुई है ना सैटरडे की, और अभी ये पता भी नहीं, हो सकता है सैटरडे से वैसे ही सिर्फ ऑनलाइन हो जाए, कोई पता नहीं, बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। हाँ, मतलब कुछ उन्होंने कोई फैसला करना है, उस फैसले में सबसे ज्यादा अच्छा फैसला उन्हें यही लगता है कि छुट्टी दे देते हैं, ये सबसे आसान हल होता है उनका। और टाइम भी वो है जो सर्दियों का है, जिसमें उनके पास एक लेजिटिमेट बहाना तैयार खड़ा हुआ है, सर्दी की छुट्टी। वो तो उनकी मर्जी है ना, हो सकता है 15 जनवरी से एक्सटेंड करके 30 जनवरी 31 जनवरी तक करते हैं। खैर वो एक अलग चक्कर है, लेकिन ठीक है, इस वाले इशू को इसका मतलब है फिर कल अल्लाह करे आते साथ ही हमारा इंटरनेट भी हमें धोखा ना दे, बाकी चीजें भी सही चल रही हो, तो कल आती उसको डिस्कस कर लेंगे। तो क्या जरूरत नहीं है, ठीक है, वो कह रहे हैं इतनी जल्दी उसके ऊपर डिस्कशन की जरूरत नहीं है, सिलेबस जल्दी खत्म कराने की जरूरत नहीं है, टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, असल में पता है क्या बात ये है कि आपका वो मजा चला गया ना, टेस्ट दो या ना दो, सर ने तो उसको सामने ला के सारा डिस्कस कर ही देना है, तो उससे टेस्ट ना देने वाले भी बड़े मोटिवेटेड थे। अब हम कह रहे हैं कि सिर्फ वो लोग जिन्होंने टेस्ट दिए हैं उनको तबसरा सुनाई दे, इसकी वजह से भी थोड़ा सा अवाम में उलझन पाई जा रही है कि जी पहले तो अच्छा भला आराम से टेक लगा के देखते थे, सर ही टेस्ट खुद ही डिस्कस कर देते थे, तो टेस्ट पे भी हम टेक लगा देते थे, लो जी टेस्ट की वीडियो भी हमने देख ली, और जो घर बैठे हजरात हैं वो और खुश हो जाते थे कि चलो शुक्र है टेस्ट दे ना दे, डिस्कशन सारी हो जाती है, तो वो टेस्ट की एक्टिविटी तकरीबन फौत हो जाती थी। तो ऐसे में जो है ना वो एक दफा इसको एनालाइज करना जरूरी है। एक भाई तो सीरियस लग रहे हैं, लेकिन बाकी जितने भी लोग कह रहे हैं सर टेस्ट की क्लास में डिस्कशन कर ले, उनके चेहरे पे लिखा हुआ है कि उन्होंने टेस्ट नहीं दिया, लेकिन एक भाई बीच में सीरियस लग रहे हैं, उसके अलावा मुझे ज्यादातर लोग जो है ना वो नॉन सीरियस से नजर आए। ग्रुप में जल्दी रिप्लाई नहीं आता क्योंकि आप फिजिकल क्लास में मौजूद हैं, मतलब इधर इतने सवाल पूछने के बाद भी ग्रुप में सवाल पूछते हैं। हाँ, टेस्ट के ऊपर जो है ना आप जब करते हैं तो रिप्लाई नहीं आता, ठीक है, ये तो फिर हम लोकल इंतजामिया से इसके हर वक्त एडमिन ऑन नहीं रहता है जी, मसलो मसाइल चल रहे होते हैं,
बच्चे को उल्टा सीधा शेयर तो नहीं कर देते कुछ? मैं असल में उस ग्रुप से दूर रहने की कोशिश करता हूँ ताकि जो है ना जी आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। ये तुमने गलत कहा, मेरा सवाल का जवाब ये था, तुम जाहिल आदमी हो, तुम निकल जाओ यहाँ से। ठीक, बड़ा प्यारा सा लफ्ज है, इन लिeu ऑफ की जगह। ये लफ्ज डालते डालते ना 15 दफा मैंने सोचा कि ये नहीं लिखूं, कुछ और लिखूं, लेकिन फिर मैंने सोचा अच्छा है, क्योंकि आईकैप में भी अचानक से एकदम से कोई डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है, फिर अब आपने क्या करना है, आपने पूरे जुमले को बमुहावरा पढ़ के समझने की कोशिश करनी है। वो दोनों तरफ लग रहा था, तो यहाँ आपकी स्किल काम आनी थी कि आप उसको जवाब कैसे देते हैं। ठीक है, टेस्ट की डिस्कशन हम क्लास में कर लिया करेंगे, लेकिन अभी आज तो हमारे साथ जो सनसनीखेज हो चुका है मामला, देखते हैं टेस्ट की डिस्कशन अभी आगे असल में वो भी आना है, मिड टर्म आना है, मिड टर्म की डिस्कशन भी जो है वो प्रॉपर तरीके से। मिड टर्म फिजिकल हो पाएगा या नहीं ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। हम लोगों ने फ्राइडे सोचा हुआ मिड टर्म के लिए, ये नहीं अगला फ्राइडे, ताकि आप लोगों को कम से कम एक हफ्ता बीच में ऐसा मिल जाए जिसमें आप तैयार कर सकें। इधर वापस आते हैं, आप लोग गलत टाइम पे जब पहले इतने मसले गलत इश्यूज छेड़ दिए। ई रॉन्ग नंबर है, 1:12 हो गए हैं, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो 33 मिनट बचे हैं। जी फिजिकल के सवाल खत्म हुए कि नहीं हुए? एक बंदे पे कत्ल का इल्जाम था, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो छोटी अदालत थी, ये बड़ी अदालत है, सही है, बिल्कुल जेन्युइन है, वो यही तो कहना चाह रहे हैं। ये जो आखिरी पॉइंट है उसमें यही कह रहे हैं कि भाईजान उधर सजा मिले ना मिले, कोई देखे ना देखे, शबीर तो देख रहा है, तो उन्होंने कहा भाई उधर अदालत से छूट जाओ। ये यहाँ बड़े लेवल की अदालत होती है, यहाँ बड़े लेवल की कैबिनेट बैठती है, और यहाँ पे ये डायरेक्ट विफाकी गवर्नमेंट के अंडर आता है। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, मैंने कहा ना कि जिसको कहीं से जो पकड़ा ना जा रहा हो, मनी लॉन्ड्रिंग में ले आते हैं उसे, कि यहाँ पे तो वो पकड़ा ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है। जी इन्होंने कहा कोई छोटा सा भी केस, पहली बात है हम मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ पूरा नहीं पढ़ रहे, लिमिट्स डिफाइन होती हैं, जैसे नैप के अंदर एक लिमिट डिफाइन होती है कि इतने करोड़ से ऊपर का केस नैप में जाएगा, उससे नीचे का नहीं जाएगा, और सियासतदान अक्सर कोशिश करते रहते हैं, कहते हैं छोटी लिमिट है इसको बड़ा कर दें, कहते हैं 1 अरब कर दें, 2 अरब कर दें, 50 करोड़ तो कर ही लेता है बंदा करप्शन। तो कहने का मतलब है कि ये इन सब में लिमिट्स डिफाइन होती है, हर ऑफेंस पे इतनी लंबी चौड़ी बातचीत नहीं होती, हर आम आदमी को उस तरह से नहीं पकड़ते, कुछ लिमिट्स डिफाइन होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस ने सिर्फ हमें बताया मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, क्योंकि हर जमाने में आप लोगों का यही मामला रहा है कि जो लॉ है उस पर ध्यान नहीं देते, उसके इर्द गिर्द सारा ध्यान दे देते हैं, लेकिन जो याद करने वाली चीज होती है, वो जो दरमियान में असल लॉ है, वो गायब कर देते हैं। वापस इधर आते हैं, फिजिकल क्लास में से कोई जेन्युइन सवाल? वो नहीं, असल में बात ये है कि मजबूरन ये दिल से अल्फाज निकलते हैं, खून के आंसुओं समेत। यहाँ से कोई हाथ खड़ा हुआ था? जी जी, इसका क्या मतलब है? कल आप आए थे, थोड़ा सा भी याद नहीं आ रहा आपको कि कल हमने इस पे क्या क्या बात? ठीक है, नोइंग जो जानता हो, हैविंग रीजंस टू बिलीव कि हमें लगता हो कि उसे पता होना चाहिए। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक शख्स को गवर्नमेंट वाले कहें कि तुम्हारी बीवी के अकाउंट में 3 करोड़ जो है ये कहां से आए, वो अगर ना करें ये कब आए मुझे भी नहीं पता लगा, अब थोड़ा सोच के बताएं, क्या ऐसा लग रहा है कि उसे नहीं पता होगा? हालांकि भाई देखिए ना, बीवी का अकाउंट अलग है, उसमें पैसे अलग से जमा हुए, उसकी बैंक स्टेटमेंट बीवी के पास ईमेल पे आती है। इस बंदे को अगर हम सामने सामने से देखें तो पता नहीं है, लेकिन इसे पता होना चाहिए। तो रीजंस टू बिलीव क्या हम कहेंगे? भाई एक तो है कि बंदे को, भाई मेरा दोस्त अभी मुझे बड़े फखर से पिछले दिन बता रहा था कि जी मैं फॉर एग्जांपल कि मैं बाहर से जो है ना वो 20 करोड़ रुपए जो है ना वो जुए शुए और इस तरह के 2 नंबर कामों से लेके आया हूं और बड़े आराम से क्लियर करके पाकिस्तान आ गया हूं। मैंने कहा अच्छा यार तुमने अच्छा नहीं किया, फर्ज करें
अगले दिन उसने मुझे कहा यार मैंने 18 करोड़ तुम्हारे बैंक में जमा कराने, करा दूं। इस दिन वो उसने मुझे नहीं बताया कि 18 करोड़ कहां से आया है, तो मुझे तो नहीं पता 18 करोड़ कहां से आया है, बट आई हैव रीजंस टू बिलीव कि 18 करोड़ कहां से आया है। समझ आया? तो नोइंग का मतलब है आपको एक्चुअल में पता हो, और रीजंस टू बिलीव का मतलब है कि हालातों वाकयात से बड़े आराम से साबित हो सकता हो कि इस बंदे को पता होगा। इसको ऑट टू हैव नोन भी कहते हैं, कि ऐसा समझा जाएगा कि इसको तो ये पता होना चाहिए, और नहीं पता अजीब बात, मतलब वही बात है जिस शोहर को यही पता ही ना हो कि उसकी बीवी के अकाउंट में 3 करोड़ पड़ा है, उसको तो मतलब उसकी तो इंसानियत भी दांव पे लग गई ना, किस किस्म का इंसान है वो। हाँ, उसको तो डबल चपेड़े मारनी चाहिए कि मतलब तुम्हें इतना ही नहीं पता तो तुम्हें तो मतलब जीने के ही हक नहीं है। जी, सामने के जनवन सवाल खत्म हो गए, अल्लाह करे यहाँ पे कुछ। सर गवर्नमेंट की मर्जी है पकड़े या ना पकड़े। जी बिल्कुल, इन लॉज में ये बड़ी सहूलत है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा राइट मिल जाता है कि वो किस तरफ चली जाए। सर ट्यूटर नोट के बाद 2 पॉइंट समझाते हैं। जी बिल्कुल, इन 2 पॉइंट्स को मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि पहली चीज कि नॉलेज थी या नहीं थी, या नॉलेज होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, ये साबित हमने नहीं करना, ये अदालत का जो कानूनी शहादत वाला वो है सिलसिला, उसके तहत साबित की जाएगी। तो ये लाइन अगेन हमें पढ़ के उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कानून शहादत ऑर्डिनेंस क्या है, वो क्या रूल्स बताता है, बस ये है कि नोइंग वाला मसला हम अपने ऊपर नहीं छोड़ते। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहते थे ना अदालत देखेगी, तो इधर हम कहेंगे कानून शहादत देखेगा, जो कानून शहादत में लिखा होगा उसके मुताबिक होगा। और दूसरी लाइन में हमने ये बात की थी, हमने पहले भी जिक्र किया था कि अगर एक बंदे ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो जिस ऑफेंस पे मैं उसे कह रहा हूं कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उस ऑफेंस पे उसको सजा मिली या नहीं मिली, इररिलेवेंट है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग में साबित हो गया कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो यहां उसे सजा मिल जाएगी। जी अगेन मतलब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा फिर भी काम का है, ऊपर वाले पॉइंट को क्रॉस लगाया जा सकता है जो पहला वाला पॉइंट है। अच्छा जी सर, when scenario is given, so will it be clear that it is money laundering as we are not told all crimes? जी बिल्कुल अहम सवाल है कि अगर सिनेरियो आएगा पेपर में तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक से एक जुर्म लिख दें सामने और कह दें हाँ भाई बताओ, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कौन से जुर्म है जो प्रोसीड ऑफ क्राइम। भाई प्रोसीड ऑफ क्राइम भी वर्ड मैंने समझाने के लिए आपको एक्स्ट्रा डिटेल बताई, तो आपसे सिर्फ ये कहा जाएगा कि क्राइम से आया हुआ पैसा, तो अगर पेपर में कोई जुर्म बताएं वो, तो आप कहें इफ दिस इज अ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग है। और अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। तो हमारे स्कोप में वो चीज नहीं आएगी जो हमारी किताब में नहीं है। सर व्हाट्सएप वॉइस नोट में मजा नहीं आ रहा, स्क्रीन के साथ समझ आ जाता था। ठीक है, इसका मतलब उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करके देखें। सर अगर मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हों हमारे पास और हम उसे डोनेशन कर दें, कितना रॉबिन हुड वाला कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, कितनी पाकीज़गी के साथ इन्होंने जो है वो, इस बंदे ने 2 जुर्म किए, पहले मनी लॉन्ड्रिंग, फिर ये जानते हुए कि ये गलत पैसा है उसको किसी नेक काम में लगा दिया। रिवायत भी है इस पे कि एक नेकी करें तो 10 नेकी मिलती है, गुनाह करें तो एक मिलता है। तो बंदे ने कहा अगर मैं सेब तोड़ूं, एक गुना, और सेब एक गरीब आदमी को सेब तोड़ूं किसी और के बाग में जाके और किसी गरीब आदमी को खिला दूं, तो गरीब आदमी को सेब खिलाने से मुझे मिलेंगी 10 नेकियां, और जो सेब तोड़ा है उससे मिलेगा एक गुना, तो टेक्निकली 9 नेकी है। तो उसको फिर यही रिवायत है कि बताया गया कि नहीं भाई आपने 2 गुना किए, आप 2 माइनस में चले गए हैं, आप ये जो 9 की नेट ऑफ वाली गेम कर रहे हैं। तो अगेन एक चोरी करना और दूसरा चोरी वाली चीज को ऐसे बंदे तक पहुंचाना जिस बेचारे को पता नहीं है कि वो चोरी की है, और उस पे एहसान करना अपने माल से नहीं। ये उसी तरह का सदका है जो लोग तब निकालते हैं जब माल चोरी हो जाता है। जब कोई चीज गुम जाती, चोरी हो जाती, कहते हैं चलो शुक्र है सदका निकल गया। ये सदका नहीं होता जो खुद ही से निकल गया। हाँ, सदका अपनी मर्जी से निकाला जाता है। ये वैसे ही है जैसे एक बंदा अपनी विरासत में लिख देता है मेरे मरने के बाद ये एसी मस्जिद को दे देना। आपको पता है इस्लाम ने बड़ा शिद्दत से मुमानियत की है इस चीज की। एक बंदा मरने के बाद अपना अगर तरका मस्जिद को देता है या किसी फलाई इदारे को देता है, तो लॉ ने भी और इस्लाम ने भी शिद्दत से मना की है। हैरत होगी सुन के, ये बात समझ आने वाली नहीं है। जी
अगर एक बंदा जिंदगी में अपना एसी उठाए और कहे मैं मस्जिद को देता हूँ, इसका मतलब उसने एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर की है। मस्जिद को एसी देगा, खुद गर्मी में बैठेगा, तो इसने बेसिकली अपने आप को मुशक्कत में डाला और अपना एक एसेट उठा के मस्जिद को दे दिया। ये कहे मैं तो अपना आखिरी सांस इस एसी की ठंडक में लूं, और मरने के बाद जब वो एसेट का इसका हक ही नहीं रहा, कुरान के मुताबिक, विरासत के कवानीन के मुताबिक बच्चों का हक है उस प्रॉपर्टी पे, तो इसने अपने बच्चों का हक छीन के मस्जिद को दे दिया, क्योंकि मरने के बाद वो प्रॉपर्टी इसकी है ही नहीं। तो जीते जी अगर कर रहा है तो और बात है, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद मेरा इतना तरका जो है मस्जिद को दे दिया जाए, इस्लाम ने बहुत शिद्दत से मना किया है, क्योंकि वो पैसा उसका है ही नहीं जो डोनेट कर रहा है, मरने के बाद वो बच्चों का है। तो आपने बच्चों के सर पे एहसान कर दिया और खुद आप एंजॉय करते रहे उस एसी को, तो वो गलत है। किसी और का पैसा उठा के दे देना कहीं से भी ना एहसान होता है ना वो डोनेशन होती है। वापस इधर आते हैं, इससे पहले कि आप इसके अंदर से फर्दर रूल द रूल निकालना शुरू कर दें। असल में मैं देखने में भले मौलवी नहीं हूँ, मैं एमए इस्लामिक स्टडीज हूँ, एमई, मतलब अपने शौक से, तो देखने में उतने दीनदार नहीं लगते, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पता है। लें जी, सर फ्राइडे को FR1 का मिड है, तो लॉ का कैसे होगा? FR1 में कब मिड आ गया? हाँ, अकाउंटिंग में तो मिड कहाँ हो रहे होते हैं? हाँ, वो टेस्ट होगा परसों वाले फ्राइडे, ठीक है जी, ई रंग नंबर है। इसने एक फ्राइडे को दूसरे फ्राइडे से मखलूत किया। वापस इधर आते हैं, सवाल काम के हमने देख लिए हैं, अब जो है उधर शुगल चल रहा है, अब पढ़ना पड़ेगा। एक तो वो जनरल सी बात थी जो कल के टॉपिक से रिलेटेड थी, आज उसको देख लें। मनी लॉन्ड्रिंग समझ आई, माहौल समझ आया, किताब को पता नहीं क्या जोश चढ़ा, उनको उनके पास ना पूरे ही नहीं हो रहे थे, उन्होंने मैंने मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ डाला होगा बीच में, फिर खुद ही शर्मिंदा हो गए होंगे कि यार मतलब ये इतना सा लॉ, फिर अब उन्होंने फैलाना था, तो उन्होंने किसी को कहा होगा कि यार बस फैलाओ इसे, उसने कहा जी अब मेरी फैलानियां देखनी है, अब फैलानियां देखनी है। मनी लॉन्ड्रिंग एक इलीगल प्रोसेस है, पैसे बनाने का किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से आए हुए, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट फंडिंग, टैक्स एवेजन वगैरह वगैरह, कुछ एग्जांपल्स देती हूं। अपीयर टू हैव कम फ्रॉम अ वैलिड सोर्स, लग रहा हो कि वैलिड सोर्स से आया, लेकिन आपने कमाया हो गलत सोर्स से, तो ऐसे पैसे में डील करना मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी इज कंसिडर्ड डर्टी, क्रिमिनल एक्टिविटी के पैसे को कंसिडर किया जाता है कि वो गंदा है। एंड प्रोसेस लॉन्डर्स इट टू मेक क्लीन, लॉन्ड्री समझ आती है? लॉन्ड्री गंदे कपड़ों को साफ कर देती है, तो ये गंदे वाले पैसे को लॉन्डर कर देते हैं, साफ कर देते हैं, उस पर परफ्यूम शर्फ्यूम लगा देते हैं, खूबसूरत बना देते हैं। Anti-money laundering laws are rules for businesses, institutions, and even countries to eliminate money laundering and terrorist financing activities. मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ का मकसद है कि लोगों को, मुल्कों को, इन सब लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग से बचाना और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से, क्योंकि टेररिस्ट के पास भी जो पैसा है वो ज्यादातर बेनामी होता है, वो इसी तरह के गलत सोर्सेस से आया हुआ होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जब जिक्र होता है तो साथ ही काउंटर टेररिस्ट जो फंडिंग है उसके ऊपर भी बात होती है। तो उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से आया हुआ या टेररिस्ट फाइनेंसिंग से आए हुए पैसे को डीमोटिवेट करता है, डिस्करेज करता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ। अब फैला रहे, मतलब उनको है कि बात कुछ ना कुछ तो करते जाना है। Initially, anti-money laundering laws were implemented on financial institutions to control drug trafficking. उन्होंने कहा बहुत पहले ये मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे हमने लगाए थे ताकि ड्रग की ट्रैफिकिंग को थोड़ा सा रोकथाम की जा सके, नहीं तो लोग गलत चीजों में डील करते और उसके पैसे की बिना पर जो है वो बिजनेसेस करते। तो सबसे पहले हमने उनके लिए किया। सिंस देन इट हैव बिकम ग्लोबल कंसर्न, उस वक्त से ये एक दुनिया का आलमी मसला बनता जा रहा है। अब नजर आ रहा है उनके पास है कुछ नहीं, कोई कानून बताने को नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि इतने दिन इतना जुर्माना, ये ऑफेंस वो ऑफेंस खींच रहे हैं, मतलब वो जनरल बातें करें, इसलिए मैंने इसका हेडिंग कर दिया जनरल डिस्कशन अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग। इंटरनेशनल अथॉरिटीज सच एज FATF and World Bank are collaborating with national authorities and state bank to control money laundering. बहुत ही पेचीदा सी बात उन्होंने बताई।
उन्हें का इंटरनेशनल अथॉरिटीज वगैरह और वर्ल्ड बैंक आपस में मिलके, मुल्कों के साथ मिलके कोशिश कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकें, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का बंदा कई दफा एक मुल्क से पैसा उठा के दूसरे मुल्क ले जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ में यहाँ बैठे बैठे हम दूसरे मुल्क से बाय फोर्स पैसा मंगवा सकते हैं। सेक्शन 42, सेक्शन 45 और बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जो ये पावर देते हैं कि यहाँ की कोर्ट अगर लंदन की किसी कोर्ट को एक नोटिस इशू कर दे ना कि ये हमारे यहाँ मुजरिम है और आपने इतने पैसे देने हैं, तो वो वहां उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करके उसका पैसा रिकवर करके हमें दे देंगे। अगर ये इतने ही सच्चे हैं ना, तब तक पैसा आ चुका होता। प्रॉब्लम ये है कि ये इतने सच्चे नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये इतना आगे तक नहीं जाना चाहते, क्योंकि फिर वो भी आगे तक चले जाएंगे जब वो ताकत में आएंगे। तो प्रॉब्लम है कि हमें सिर्फ एक खास लिमिट तक पागल बनाना है इन्होंने, सबने मिलके, और बस हम पागलों की तरह कभी एक पार्टी को अच्छा समझ रहे होंगे, कभी दूसरी पार्टी को। अगर इरादा होना तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये वापस ना ला सके। सही बात है। फिर मैं करप्शन करूं। चले खैर, इससे पहले मैं ज्यादा बहकता जाऊं। इन पाकिस्तान, अब उन्हें और कुछ जुमला नहीं समझ आया, उन्होंने कहा इन पाकिस्तान द रेलेवेंट लेजिस्लेशन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010। पाकिस्तान में वो कानून जिसका भी हम तस्करा कर रहे थे उसको हम कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ डिस्करेजेस क्रिमिनल बाय मेकिंग इट हार्डर फॉर देम टू हाइड इल गॉटन मनी। ये उनके लिए बड़ा मुश्किल कर देता है कि वो अपने पैसे को छुपा सके। Anti-money laundering regulation also require financial institution to monitor customer transaction and report on suspicious financial activity. ये एक काम की बात मिली अभी तक। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये रिक्वायर किया है कि आप मॉनिटर करें कस्टमर्स की ट्रांजैक्शन को, देखें कोई अजीबोगरीब ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रही, एंड रिपोर्ट ऑन सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटी। अगर आपको कोई मशकूक फाइनेंशियल एक्टिविटी नजर आए, ये मशकूक फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होती है? एक स्टूडेंट है, उसने यहाँ पे बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है कि घर वालों से पैसे आते हैं, उस अकाउंट में अगर 2 करोड़ आ जाए, अब अगेन बैंक वाले देखेंगे कि इस अकाउंट में महीने के स्टार्ट में आते हैं 11,000, एक दिन बाद उसमें से 9,500 विड्रॉ कर लिए जाते हैं, 2 दिन बाद बकाया 1000 विड्रॉ कर लिए जाते हैं, जो बच गया वो 500 से ऊपर हो तो 3-4 दिन बाद वो भी एटीएम से निकल आता है, और अगर 500 से नीचे हो तो 2 से 3 इजी लोड में बैंक की वेबसाइट के थ्रू वो पैसा आहिस्ता आहिस्ता जा रहा होता है। और जब तक अकाउंट बैलेंस 0.00 नहीं होता, 3 से 4 दिन में उस अकाउंट को चैन नहीं आता। अब ऐसा अकाउंट जो कि हर महीने ऐसा करता हो, बड़ी अपनाइयत सी लगी आप लोगों के चेहरे पे ना, मतलब जानी पहचानी सी फील आई। ऐसे अकाउंट में 2 करोड़ का आना मशकूक बात है। हो सकता है घर वालों ने रखवा दिया, इतने अच्छे घर वाले होते तो हम इतनी मेहनत कर रहे होते सीए में जी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट में इस तरह की ट्रांजैक्शन हो तो इसको मशकूक ट्रांजैक्शन कहा जा सकता है। आप गलत नहीं है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन गलत है। हो सकता है किसी और ने अपना पैसा एवं ही यहाँ पे रख दिया और बाद में किसी बैंकर के साथ मिलकर उसको गायब भी कर ले। तो जैसे ही आपको नजर आए कि आपके अकाउंट में अजीबोगरीब पैसा आ गया है, पहले तो एटीएम से बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करें, फिर गवर्नमेंट को कहें पता नहीं मेरे पास पैसा कहां से आ गया। खैर, तो जब भी अजीबोगरीब सी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नजर आएंगी, वो क्या करेंगे? रिपोर्ट कर देंगे। किसको रिपोर्ट करेंगे? गवर्नमेंट के इदारों को। इसमें एफएमयू होता है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, उसको रिपोर्ट कर देते हैं। तो रेगुलेशंस हमें ये बताती हैं, यानी कि इनको बस एक दफा पढ़ लेना, इनको उतना दिल पे नहीं लेना जितना आपने उसको याद, डेफिनेशन याद करते हुए, या इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक जेनेरिक डिस्कशन है जिसमें वो फजाइल बयान कर रहे हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ के। इसके अंदर असूलन नहीं बनती, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसने ही बताया है कि गलत पैसे को डील करना, आगे फिर गलत पैसे को डिफाइन भी कर दिया है, उसका ऑफेंस भी बता दिया है। तो ये स्टार्टिंग डिस्कशन है जिसमें वो थोड़ा सा बता रहे होते हैं कि ये क्या है और ये लॉस क्यों बने और क्या जरूरत पेश आई। तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है? ये थी हमारी गुज़िश्ता कल की जनरल डिस्कशन। अब आते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक, आज का खूबसूरत सा टॉपिक, अगर समझ आ जाए तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और समझ ना आए तो काफी अजियत है। आप लोगों के पास बैंक अकाउंट्स हैं, कुछ के पास बैंक अकाउंट्स हैं, कुछ के पास नहीं है। इजी पैसा वगैरह यूज करते हैं, जैस कैश यूज करते हैं,
खत्म हो गया, लो बस खत्म हो गया, गेम ही ओवर हो गई, पेपर पास हो गया। और जिनका बैंक अकाउंट भी है और वो इजी पैसा की ट्रांजैक्शन भी करते हैं, उनका तो कंफर्म पास हो, उनको तो सब पता लग गया। ये कानून हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स रूट कैसे होती है। बड़ा पेचीदा सा कानून है, लेकिन इसके पेचीदा वाला सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जिस वक्त ये कानून इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, अभी बता रहा है अपने बारे में, अभी ये बता ही रहा है कि एकदम से खत्म हो जाता है। हाँ, ये एग्जैक्टली ये शुरू होते ही खत्म हो जाता है। इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है कि देखिए, मैं एक आम इंसान हूं, मैं अगर ये कहूं कि जी मैं आप लोगों से एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट लूंगा और उसको अपने पास प्रोसेस करूंगा, तो मेरे पास ऐसा कोई हक नहीं है, क्योंकि अगर मुझे ये इजाजत मिल गई तो मैं तो बहुत सारे फ्रॉड करता फिर रहूंगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कहती है कि अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स रिसीव करनी है, एक पूरा पेमेंट का सिस्टम बनाना है, आओ हमारे पास रजिस्टर हो, हम तुम्हें कहेंगे कि तुम एक डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम हो। अगर मेरा एक पेमेंट का निजाम है, मेरा एक निजाम है कि हाँ भाई, मैं फर्ज करें मैं कुछ ऑनलाइन क्लासेस चलाता हूँ, उस ऑनलाइन क्लासेस में अगर फर्ज करें कुछ बच्चों ने आना है, उन बच्चों ने फीस भरनी है, और मैं कहूँ हाँ जी बड़ा आसान सा सिस्टम है, फलाना जगह पे आपने गली के नुक्कड़ पे आ जाना है, एक बंदा खड़ा हुआ होगा, उसको पैसे दे देने हैं और वो आपसे लेके आपको कागज पे एंट्री करके दे देगा। तो ये है मैनुअल निजाम। मैं चाहता हूं मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक निजाम बनाऊं, कि मैं एक एंड्रॉइड की ऐप बनाऊं, मैं बच्चों से कहूं उस ऐप में जाके लॉगिन करना, उस ऐप में जाके अपना क्रेडिट कार्ड की डिटेल देना, आपके पैसे मेरे पास आ जाएंगे। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं और बगैर किसी इदारे से रजिस्टर हुए कर रहा हूं, तो मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि अगर इस तरह की इजाजत किसी भी इंडिविजुअल को मिल गई तो वो तो लोगों के पैसे खा जाया करेगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जब भी किसी ने अपने पेमेंट सिस्टम को लेके चलना है और वो उसको इलेक्ट्रॉनिक लेके जाना चाहता है, तो उसको इदारों के पास जाना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा कि मेरे पेमेंट सिस्टम को आप काइंडली आशीर्वाद दे दें और इसको आप डिक्लेयर कर दें कि ये एक डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है। तो अगर इजी पैसा वालों ने गवर्नमेंट से अप्रूवल करवा ली कि उनका पेमेंट का सिस्टम एक डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है, तो इसका मतलब है कि अब उनके थ्रू जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो लेजिटिमेट है। अब वो ट्रांजैक्शन करते कैसे हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करते हैं, क्या एहतियातें करनी होती हैं, इस कानून में है, लेकिन हमें नहीं पता और ना हमारे सिलेबस में। तो हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक की ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो अगर कभी भी एटीएम से ट्रांजैक्शन निकले, मोबाइल की ऐप से ट्रांजैक्शन निकले, व्हाट्सएप में कोई ऐसी इंटीग्रेशन हो, किसी वेबसाइट पे ऐसा कोई मामला हो, जब भी आपके पैसे इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है। इसमें कई दफा डेबिट होता है, कई दफा क्रेडिट होता है, कई दफा एटीएम इन्वॉल्व होता है, कई दफा वेबसाइट इन्वॉल्व होती है, कई दफा एक चिप इन्वॉल्व होती है, कई दफा बायोमेट्रिक इन्वॉल्व होता है। देयर आर मल्टीपल वेज जिसके थ्रू एक बंदा मुख्तलिफ जगह पे ऑथराइज करके एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर कर सकता है। बात समझ आई? सिर्फ इस लॉ में कुछ डेफिनेशंस हैं जो बताती हैं और फिर पेमेंट सिस्टम और डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम के बारे में बताते हैं। अगर इजी पैसा वाले, देखिए टेलीनॉर के नाम से क्यों नहीं हो रही है ट्रांजैक्शन? क्योंकि टेलीनॉर इज नॉट अ डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। जैस के नाम से या वारिद के नाम से नहीं हो रही है। जैस कैश, मोबी कैश, इस तरह से अलग अलग वेंचर्स हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? किसी ने भी अगर एक पेमेंट सिस्टम को कहना है कि ये एक डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है, एक जेन्युइन पेमेंट सिस्टम जिसमें लोग वो पेमेंट कर सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट के यहाँ प्रॉपर तरीके से रजिस्टर होगा, गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाएगी और अगर किसी जगह इसने वो रूल तोड़े तो गवर्नमेंट इसका वो रैंक खत्म भी कर सकती है। बात समझ आई? तो अगर आपको ये थोड़ा थोड़ा सा पता है कि अगर मैं एटीएम से जाके ट्रांजैक्शन करता हूं तो वो पैसे कहां से निकल आते हैं, ऐसा नहीं है कि उस वक्त तार से जो है वो आपके बैंक के पास गए, वो पैसे लपेट के तार में गए, तार से दोबारा एटीएम में आए और एटीएम से दोबारा फ्रेश होकर बाहर निकला, ऐसा नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक हुआ है सारा कुछ। मैं अगर यहाँ बैठे बैठे अपना मोबाइल खोल के यहाँ से एक पेमेंट करूं तो शायद किसी और जगह पे किसी और शहर में बैठे हुए एक बंदे को फौरन से पैसे पहुंच जाए, जबकि पैसे मेरे बैंक के पास पड़े हुए हैं। मेरा बैंक और उसका बैंक आपस में डेबिट क्रेडिट की एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। मैंने इधर से ऑथराइज किया, क्लिक किया, तो मेरे बैंक ने कह दिया जी मुबारक को आपके 2 लाख रुपए माइनस हो गए, और दूसरे बंदे को मैसेज आया मुबारक को आपके पास 2 लाख रुपए आ गए। ना मेरे बैंक ने 2 लाख दिए ना उसके बैंक ने 2 लाख लिए, लेकिन इन्होंने आपस में डेबिट क्रेडिट करके एक दूसरे को रिसीवेबल पेबल रिकॉर्ड कर लिया। और अब तक रिसीवेबल पेबल और डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को FR1 में क्लियर है।
तो ये बेसिकली एक सिस्टम है। पेमेंट सिस्टम ओवरऑल कोई भी पेमेंट का निजाम, और डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम वो निजाम जिसको गवर्नमेंट कहते हैं कि हाँ भाई ये निजाम अब हम कंफर्म कर रहे हैं कि इस चीज से आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कर सकते हैं। अब इसमें कुछ अल्फाज हैं, एक एक करके अगर ये समझ आई है तो मामला बड़ा मजेदार होगा। एक दफा जरा थोड़ा सा इसको हम देखते हैं, फिर आगे चल के सवाल लेते हैं, या एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। यहाँ से एक भाई का एक सवाल था जी। जी जी बिल्कुल जी। अगर ये ऑनलाइन फीस ले रहे हैं ना, तो ये ऑनलाइन फीस कैसे लेंगे? ऐसा नहीं होगा कि आप स्कैन की वेबसाइट पे जाएं और वेबसाइट पे जाके एक ऐसा बटन दबाएं जिससे डायरेक्ट आपका पैसा उड़ के स्कैन आ जाए, ऐसा नहीं होगा। दरमियान में एक डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम होगा, दरमियान में कोई ना कोई एक ट्रांजैक्शन चलेगी, कोई बीच में बैंक इन्वॉल्व हुआ होगा जिससे इन्होंने पोर्टल लिया होगा कि आपका पोर्टल हमारे पास। यहाँ बच्चा जब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालेगा तो ऑटोमेटिकली पीछे एक बैंक होगा जो ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करके इन्हें कह देगा मुबारक को ट्रांजैक्शन हो गई। तो टेक्निकली स्कैन्स इज नॉट अ डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम, बट स्कैन्स डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम को यूज कर सकता है। ये इजी पैसा से पैसे मंगवा सकते हैं, ये बैंक के थ्रू पैसे मंगवा सकते हैं। अगर ये खुद चाहेंगे तो फिर इनको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। अब कहानी हमें समझ आई है, एक दफा जरा देखते हैं। A payment system is any system used to settle financial transactions through transfer of monetary value. पैसों के ट्रांसफर के थ्रू जो सेटलमेंट होती है वो पेमेंट सिस्टम, मतलब पेमेंट सिस्टम का मतलब है जब भी पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए। This includes institutions, instrument, people, rules, procedures, standards, technologies that make it exchange possible. पेमेंट सिस्टम एक बड़ा नाम है ना। पेमेंट सिस्टम का मतलब है कोई भी निजाम जिसके थ्रू एक इदारा दूसरे इदारे से या एक बंदा दूसरे बंदे से पैसे ले रहा है। तो हो सकता है एक शख्स का ये मामला हो कि वो अपने क्रेडिटर के पास अपना एक नुमाइंदा भेजता हो और क्रेडिट वो अपने डेटर के पास, वो नुमाइंदा जाके कहता हो मुझे पैसे दें, पैसे लेके आता हो। ये भी एक पेमेंट सिस्टम है, ये इंसानों का पेमेंट सिस्टम है। पेमेंट सिस्टम एक बड़ा वर्ड है। पेमेंट सिस्टम में टेक्नोलॉजी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इंसान भी हो सकते हैं, कागज भी हो सकते हैं, इदारे भी हो सकते हैं, जगह भी हो सकती है। तो इसका मतलब है पेमेंट सिस्टम जब भी किसी ने पेमेंट को रिसीव करने या पे करने का कोई निजाम वजह किया हुआ उसको पेमेंट सिस्टम कहेंगे। क्या वो निजाम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काम कर सकता है? नहीं, उसके लिए उसको हमें डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम के तौर पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये बात समझ आई? EFT इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक बात करें तो हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, EFT, इधर विद इन अ सिंगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अक्रॉस मल्टीपल इंस्टीट्यूशन। या तो एक ही बैंक के डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर हो रहा हो या एक बैंक से दूसरे बैंक के दरमियान ट्रांसफर हो रहा हो वाया कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम विदाउट द डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ बैंक स्टाफ। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये है जिसमें इंसानों को इन्वॉल्व किए बगैर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए आपने एक जगह से दूसरी जगह पैसे पहुंचा दिए। ये बात समझ आ रही है? और अब चूंकि आप इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो आपको बात समझ आ रही है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो रहा है। रेलेवेंट लॉ इन पाकिस्तान इज द पेमेंट सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2007। पाकिस्तान में जो रेलेवेंट लॉ इसको डील करता है वो ये है। अब आगे डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी किसे कहते हैं? मनी ट्रांसफर्ड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल या ATM या टेलीफोन या कंप्यूटर या कोई मैग्नेटिक चिप वगैरह, स्ट्रिप वगैरह और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये बात समझ आई? अब इससे आगे वाली लाइन थोड़ा सा आगे करके पढ़नी है। मतलब इनमें से कोई भी सो एज टू ऑर्डर, इंस्ट्रक्ट और ऑथराइज। आप जब भी इनमें से किसी मैकेनिज्म को यूज करते हैं कुछ ऑर्डर, इंस्ट्रक्ट या ऑथराइज करने के लिए, किसको? एक बैंक को, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या एनी अदर कंपनी और पर्सन को। क्यों? टू डेबिट और क्रेडिट एन अकाउंट and includes monetary value as represented by a claim on the issuer which is stored in an electronic device or payment instrument। क्या भी कह रहे हैं कि हाँ भाई ये इतने पैसे स्कैन में आपने पेमेंट भरने लगे, उन्होंने कहा जी 2 सब्जेक्ट हैं आपके 30,000 रुपए आ गए इधर, तो ये 30,000 रुपए आपने अगर भरने हैं तो उसके लिए फलाना आप अपना ये कार्ड नंबर वगैरह डालें तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो डेबिट या क्रेडिट हो रहा है ये किसी ना किसी क्लेम के अगेंस्ट हो रहा है। आपने पैसे ऑनलाइन मंगवाए, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की और ऑनलाइन में उन्होंने कहा हाँ जी आप अपने कार्ड का नंबर दे दें। आपको पता है जो आपके पास डेबिट कार्ड है इससे भी ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है। और ये डेबिट कार्ड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस वो जो वहां पे नहीं रखी हुई होती हैं, जैसे वो उसको स्वाइप करते हैं तो ये वहां पे भी चल जाते हैं।
तो अगर आप गौर से देखिए, उन्होंने कार्ड यूं स्वाइप किया और आपके किसी और जगह रखे हुए बैंक से इनके किसी और जगह वाले बैंक में पैसे चले गए। तो ये जो हरकत हुई है, इसके लिए एक मीडियम चाहिए, वो मीडियम ऊपर डिफाइंड है। इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल हो, एटीएम हो, टेलीफोन हो, कंप्यूटर हो, कोई मैग्नेटिक तरीका हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, जिससे आप इनको कह रहे हैं कि आपने पेमेंट करनी है। बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, या कोई भी और कंपनी जो इस किस्म की काम करती है, क्या कह रहे हैं? ये नीचे वाली बात आप कह रहे हैं डेबिट कर दो या क्रेडिट कर दो एक अमाउंट जो कि इस क्लेम पे है, इशूड ऑन रिसीट ऑफ फंड ऑफ एन अमाउंट नॉट लेस इन वैल्यू देन द मॉनेटरी वैल्यू इशूड एक्सेप्टेड एज मींस ऑफ पेमेंट बाय अंडरटेकिंग्स अदर देन द इशूअर। जितने पैसे की ट्रांजैक्शन हुई है उतने ही पैसे को, ऐसा ना हो कि आपने ट्रांजैक्शन की और आगे कम पैसे जाए तो हम कहें कि लो जी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो गया। जितना आपने ऑथराइज किया और जितना आपके पास अवेलेबल था, अगर उतना ही दूसरी तरफ गया है तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक फंड है। Include electronically store of monetary value on an electronic device that may be used for making payments। हो सकता है आपने कोई ऐप यूज की हुई हो, उस ऐप में आपने पहले से पैसे रखवाए हुए हो। फॉर एग्जांपल आपने इजी पैसा के अंदर कुछ पैसे पहले से रखवाए हुए हैं, जैस कैश के अंदर, जैस वॉलेट के अंदर, या जो भी इस तरह की चीज है आपने उसमें पैसे रखवाए हुए हैं। आप दुकानदार के पास जाते हैं, आप कहते हैं ये चीज खरीदनी है, वो कहते हैं पैसे, आप कहते हैं जी वो आप अपने ऐप में ये नंबर डाल दें, इस नंबर से आप इतने पैसे ले सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाते हैं किसी, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं पैसे, अब आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है लेकिन जैस कैश है, तो आप क्या करते हैं, वहां उसकी डिटेल डालते हैं, वो उस डिटेल से आपके रखे हुए इलेक्ट्रॉनिक पैसे जो इलेक्ट्रॉनिक जगह पे पड़े हुए हैं उसको वहां से उठा के कहीं और ट्रांसफर कर देते हैं। इस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी, कि किसी भी मीडियम पे पड़े हुए पैसे जो आपने किसी बैंक शैंक को कहा और उसने किसी और को ट्रांसफर करवा दिए, ये इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी है। ये सारी जद्दोजहद करने के बाद एक बात बता दूं, ये एक डेफिनेशन है जिसको याद करना है इसे याद करना, लेकिन मैं फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको बात समझ आए। बात उतनी सी है, वही बात है, अगर आपको पता नहीं ये कार्ड्स कैसे काम करते हैं तो ये सारी वही बातें बार बार रिपीट हो रही है, सारी वही बातें। जी हाँ, हम किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी और कंपनी को ही ऑर्डर कर रहे हैं। बेसिकली जब आप एक कार्ड का नंबर डालते हैं ना, या मैं कार्ड को स्वाइप करता हूं, तो ये हरकत इज एन ऑर्डर कि हाँ भाई मिस्टर बैंक इतने पैसे इन लोगों को जिनके पास मैंने कार्ड स्वाइप किया है इनको दे दो। और ये इलेक्ट्रॉनिकली मैंने किया है, इसमें इंसान इन्वॉल्व नहीं है। ये फोन पे भी हो सकता है, मैं फोन करके कहूँ मेरी फलाना पेमेंट है आप इस अकाउंट में डाल दें। टेलीफोन बैंकिंग भी हो सकती है, ये एटीएम से भी हो सकता है। मैं बैंक गया, बैंक में एटीएम डाला, मैंने कहा जी मेरा ये बिल आया हुआ है, मैं इस एटीएम से वो बिल पे करना चाहता हूँ, बिल किसी और बैंक का है या मैंने किसी और जगह जमा करना था, तो मैं यहाँ से अपने कार्ड को डाल के उससे भी कर सकता हूँ, और मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊं बैंक के तो वहां से भी मैं पेमेंट कर सकता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन इज जिसमें फिजिकल पैसा इन्वॉल्व किए बगैर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी इंटरमीडिएरी को दरमियान में रख के, कोई बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी दरमियान में डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है, उसके थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजैक्शन को रूट कर रहे हैं। तो कानून समझने में मजेदार है, चीजें याद करनी पड़ेंगी। अब ये तो सुन के समझ आ गया आपको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको ये लंबी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी कि पेपर में आए तो आपने अगर एक भी लफ्ज बीच में से मिस कर दिया तो आपके नंबर कट जाने। लेकिन बात बड़ी आसान सी है, ऊपर वाले मीडियम्स हैं, इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल करके बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी और कंपनी को अगर आप कहें डेबिट या क्रेडिट करो, इस तरह की चीज, और इसके अंदर जरूरी नहीं कि आपके बैंक का पैसा हो, ये किसी और तरह की ऐप में रखा हुआ कोई और पैसा भी हो सकता है। जो सेकंड पॉइंट है ना, इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, हो सकता है आपने एक दफा चीजें खरीद के रख ली हो। जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो गेम्स के अंदर क्या होता है, वो कहते हैं जी आप इतने पैसे से अपने पास फलाना चीज वो कर लें, कॉइन्स इतने बढ़ा लें। रोब्लॉक्स एक गेम है ऑनलाइन, काफी लोग बड़े शौक से खेलते हैं, उसमें रोबक्स होते हैं। आप पहले पैसे खरीदें, पैसों से रोबक्स खरीदें, रोबक्स अब गेम के अंदर आपके अकाउंट में आ गए। अब गेम में चलते चलते एक जगह पहुंचे, पता लगा जी ये बूस्टर लेने से आपके कैरेक्टर की रफ्तार तेज हो जाएगी, जिस पे 10 रोबक्स लगेंगे। तो गेम के अंदर ही आपने उसी वक्त क्लिक किया और उसी वक्त वो गेम के अंदर से ही आपके उस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑफ रोबक्स जहां आपने 50 परचेज करके रखे हुए थे, उसमें से 10 निकले और उधर चले गए। ये भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। तो ने कहा इसके अंदर आपके ऑलरेडी किसी स्टोरेज में किसी जगह इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर हुए हुए पैसे हो, वो भी इसमें शामिल है। तो जब भी पैसा इलेक्ट्रॉनिकली डील हो रहा है, तो ये जिसके इस ट्रांजैक्शंस का आइडिया, उसको मेरी बात सारी समझ आ रही है जो मैं कर रहा हूँ? सबको समझ आ रही है ना? घबराए तो नहीं बैठे? टाइम कितना रह गया? 1 मिनट, जल्दी से अगली डेफिनेशन, जल्दी से ये जल्दी से। हाँ
इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, चलें एक काम करते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, कोई नई बात नजर आ गई तो मैं कहूंगा ठीक है मैंने जुल्म किया। एनी ट्रांसफर ऑफ फंड अदर देन अ ट्रांजैक्शन ओरिजिनेटेड बाय चेक, ड्राफ्ट और सिमिलर पेपर इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक क्या थी, जो चेक और इस तरह के कागज से नहीं हो रही, फिजिकल वाली चीज नहीं है ये, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन पेमेंट है। विच इज इनिशिएटेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल या टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट या पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल या स्टोर्ड वैल्यू कार्ड या डेबिट कार्ड या एटीएम या कंप्यूटर मैग्नेटिक टेप, वही बात दोबारा रिपीट नहीं कर रहे, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सो एज टू ऑर्डर, इंस्ट्रक्ट और ऑथराइज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू डेबिट और क्रेडिट एन। इन्होंने गूगल पे लिखा होगा कि क्या होती है, इनको दो डेफिनेशन मिली होंगी, दोनों उठा के डाल दी, ये जहन में ही नहीं रहा कि एक चीज दूसरे को ही डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा है, याद दोनों ही करनी है। वो इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी है और ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, और ऑपरेटर कौन है, वो जो दरमियान में आ रहा है, एनी फाइनेंशियल और अदर इंस्टीट्यूशन और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय स्टेट बैंक टू ऑपरेट एज डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। अब वही बात है कि ऐसा ना लगे कि हमने खत्म कर दिया, वरना आगे की डिस्कशन 5 मिनट की है, वन लिंक भी इसमें आ जाएगा। बात समझ आ रही है? काश आप मुझे हौसला देते सर 5 मिनट और पढ़ा लें, खत्म करें। वाह, मैंने सुना ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं। कोई बात, मेरा दिल मत रखें, कोई नहीं, खैर ये तो देख लें कि पढ़ना कहाँ से, आपने देख तो लिया होगा वैसे अब तक, लेकिन पेज सुन लें ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आए जी। पेज 91 आप लोगों ने पढ़ना है, और वो जो पीछे पेज था 89 पे शुरू में कुछ तबसरे थे वो देखने हैं। डन, कल इसको खत्म करके इस अगले यूनिट की तरफ चले जाएंगे इंशाल्लाह। रुपए पैसे, मॉनेटरी पैसे को कहते हैं। पैसा मतलब क्या मनी नहीं यूज कर सकते हैं, बस कानून को लफ्ज मॉनेटरी अच्छा लगा। मॉनेटरी इस पैसा या पैसे जैसी कोई भी